हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। बच्चों, हमने आपको 5 पार्ट आपके एमसीक्यू सीरीज के प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें मतलब हर एक पार्ट में 10 क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करवाने वाले हैं, जो कि रैपिड रिवीजन होगा। आपके जितने भी 50 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, वहां पर हम डिटेल्ड आपको हर एक ऑप्शंस के बारे में बताते थे, उनसे बनने वाले डिफरेंट एमसीक्यूज को बताते थे। लेकिन यहाँ पर केवल आपको रिवाइज करवाने के लिए, है ना, आप एक बार दोबारा से इससे कम अक्रॉस हो जाएं, इसके लिए हम यहाँ पर रैपिड रिवीजन आपके लेके आए हैं और यहाँ पर हम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट हैव एन एक्टिव मेटाबोलाइट। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं रखता है। ठीक है, मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? जैसे आपने कोई ए ड्रग खाई, ए ड्रग से बी ड्रग बन रही है आफ्टर द बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, है ना। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये फार्माकोकाइनेटिक के 4 स्टेप होते हैं। इसमें आपका जो मेटाबॉलिज्म वाला है ना, तो ए की मेटाबॉलिज्म होने के बाद में जो बी प्रोडक्ट बनता है वो होता है हमारा मेटाबोलाइट। और ये एक्टिव है या इनएक्टिव है, इसका ही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि इनमें से कौन सी ड्रग का एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं होता है। ठीक है, तो पहला मॉर्फिन, मॉर्फिन का भैया एक्टिव मेटाबोलाइट होता है। और मॉर्फिन किसका मेटाबोलाइट है? ये कोडीन का मेटाबोलाइट है। ठीक है, मतलब कोडीन भी एक्टिव, मॉर्फिन भी एक्टिव। ठीक है, और मॉर्फिन का जो होता है वो 6 ग्लूकुरोनाइड होता है ना। ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन के थ्रू मॉर्फिन के मेटाबॉलिज्म होती है। ठीक है, तो ये नहीं होगा आपका मॉर्फिन का, चूंकि मेटाबोलाइट होता है भैया। ठीक है, अब तीसरा है आपका डायजिपाम, ये भी नहीं होगा। डायजिपाम का क्या होता है? ऑक्साजिपाम होता है। डिजिटॉक्सिन का क्या होता है? डिजॉक्सिन होता है। तो क्या आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नियोस्टिग्मिन। ठीक है, नियोस्टिग्मिन का कोई भी एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं होता है। अगर हम बात करें ये किस क्लास की ड्रग है, तो नियोस्टिग्मिन, फिजियोस्टिग्मिन, ये किस में आती हैं? हमने यहाँ पर आपको बताया था जब आपसे डिस्कस किया था। तो भैया आपको क्या यहाँ पर याद रखना है? मॉर्फिन का, मॉर्फिन 6 ग्लूकुरोनाइड हो गया आपका। एलोप्यूरिनॉल का एलोजेंथिन होता है। मतलब ये एक्टिव ड्रग और एक्टिव मेटाबोलाइट वो एग्जाम्पल है आपके। डायाजिपाम का ऑक्साजिपाम याद करना है। डिजिटॉक्सिन का डिजॉक्सिन याद करना है। इमिप्रामिन का डेसिप्रामिन याद करना है। एमिटिप्टाइलिन का नॉटिप्टाइलिन और कोडीन का मॉर्फिन याद करना है। स्पाइनोलैक्टोन का कैंड्रिनोन याद करना है। जितने मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ केवल उतने ही याद करने हैं, इससे दूसरा नहीं पढ़ना है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन वैक्सीन। आपको बताया था मैंने कि पेनिसिलिन वैक्सीन किसने डिस्कस किया था, डिस्कवर किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने पेनिसिलिन वैक्सीन को डिस्कवर किया था और ये सेकेंड वर्ल्ड वार में यूज की गई थी, है ना। इसकी टेस्टिंग की गई थी। रॉबर्ट कोच साहब ने क्या किया था? ये जर्म थ्योरी दिए थे। क्या दिए थे? जर्म थ्योरी दिए थे। और कोच पास्टुलेट 5 नियम इन्होंने बताए थे कि भैया जो बैक्टीरिया या वायरस जो भी पैथोजेंस होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, है ना, और कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होते हैं। वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया था? इन्होंने डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को बताया था। ठीक है, तो डीएनए स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो होती है उसको इन्होंने इजाद किया था, खोजा था। ठीक है, तो यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका डिटेल्ड यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, सोर्स ऑफ एस्पिरिन क्या है? सोर्स ऑफ एस्पिरिन में ये सिंथेटिक होती है। एस्पिरिन मतलब एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, है ना। एनासेड क्लास की ड्रग है आपकी। किस क्लास की ड्रग है? एनासेड्स क्लास की, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, एनासेड्स क्लास की ड्रग है। याद रखना, जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है भैया एस्पिरिन, तो एस्पिरिन जो है वो सिंथेटिक होगी। लेकिन आपसे अगर पूछा जा रहा है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो नेचुरल होगा। ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाँ एक चीज यहां पर और रहेगी। एस्पिरिन जो होता है वो एस्पिरिन क्या है? इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर है। कई बार क्वेश्चन पूछ ले गया है ना। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, जितने स्टार लगाने हैं उतने लगा लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल सोर्स। आपको बताना है कि एनिमल सोर्स से कौन सी ड्रग आपकी ऑब्टेन होती है। मैंने इसको बहुत डीपली डिस्कस किया था। ठीक है, तो हिपैरिन जो होती है वो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। इंसुलिन ह्यूमन जो होती है ये किससे प्राप्त की जाती है? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, बैक्टीरिया वगैरह से प्राप्त की जाती है। कोकेन जो होता है हमारा प्लांट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं हिपैरिन, इंसुलिन ह्यूमन और कोकेन के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ड्रग यूज्ड फॉर रेयर डिजीज आर नोन एज। मतलब कि ऐसी ड्रग जिनकी हम रेयर डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्फन ड्रग्स। हमने आपको बताया था SRDDLJ का फैन है। ठीक है, DDLJ का फैन है। तो इसमें आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ड्रग्स आ गई थी जो कि ऑर्फन ड्रग्स के नाम से जानी जाती थी। मतलब ऐसी डिजीज जो बहुत कम लोगों को होती है ना। कई सारे पॉपुलेशंस में, कई सारी कम्युनिटीज में सिर्फ एक बंदा निकल के आ रहा है ऐसी डिजीज के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? रेयर डिजीज बोलते हैं। ठीक है, ओटीसी ड्रग्स क्या होती हैं भैया? ओटीसी ओवर द काउंटर ड्रग्स, ऐसी ड्रग जिनको लेने के लिए हमें मेडिकल स्टोर पे किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है। मतलब जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल होती हैं उन ड्रग को हम ओटीसी ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, इमरजेंसी ड्रग्स क्या होती हैं? ऐसी ड्रग्स जो जान बचाने के लिए, जैसे आपको
एड्रेनालिन, है ना, एड्रेनालिन, नाइट्रोग्लिसरीन, ये सारी क्या है आपकी इमरजेंसी ड्रग्स हैं, इमरजेंसी मेडिसिन हैं, ठीक है। बीपी के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए ऐसी सारी ड्रग्स जो होती हैं इमरजेंसी ड्रग्स की श्रेणी में आती हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, एन ऑर्फन ड्रग इज अ मेडिकेशन डेवलप टू ट्रीट अ रेयर डिजीज, जैसे फिनाइलकीटोनुरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ग्लियोमा एक्सेट्रा। ये सारी ऐसी डिजीज हैं जो कि बहुत कम पॉपुलेशन में, मतलब बहुत कम लोगों को होती हैं, ठीक है, इसलिए इनको रेयर डिजीज बोलते हैं और इनका ट्रीटमेंट करने वाले ड्रग्स को हम ऑर्फन ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, एन ऑर्फन ड्रग इज एन वन दैट हैज, आपको बताना है कि ऑर्फन ड्रग्स क्या होती हैं। पहला, लो थेरेपेटिक इंडेक्स होता है इनका, स्पेशल मैन्युफैक्चर इकोनॉमिक होती हैं, ड्रग विद हाई टॉक्सिसिटी या इंपोर्टेड ड्रग फ्रॉम फॉरेन। तो देखिए भैया यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्पेशल मैन्युफैक्चर इकोनॉमिक। हमने बताया क्या था आपको कि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो ऐसी ड्रग्स को बनाना क्यों नहीं चाहेंगे, क्योंकि भैया इनकी सेलिंग कम होगी। क्यों सेलिंग कम होगी, क्योंकि ऐसी जो डिजीज हैं ये बहुत कम लोगों को होती हैं। अब जिस दवा का यूज नहीं होगा उसकी सेलिंग तो कम होनी ही होनी है ना। तो इस ड्रग को बनाने के लिए जो गवर्नमेंट होती है वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है, तो ये क्या होती है, स्पेशल मैन्युफैक्चरर इकोनॉमिक होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब एन ऑर्फन ड्रग। आपको बताना है कि बेस्ट डिस्क्राइब कौन कर रहा है, ऑप्शन आपका ऑर्फन ड्रग को, है ना, ऐसी ड्रग जो रेयर डिजीज को ट्रीटमेंट में आती हैं। अगला ये ऑप्शन है आपका, इट इज अ ड्रग विच एक्ट एन ऑर्फन रिसेप्टर। ऐसी ड्रग्स मतलब ऑर्फन ड्रग्स क्या होती हैं, ये ऑर्फन रिसेप्टर से एक्ट करके अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करती हैं, क्या इनको हम बोलते हैं। दूसरा है, इट इज अ वेरी चीप ड्रग, ये बहुत सस्ती होती हैं। इट इज अ ड्रग व्हिच हैज नो थेरेपेटिक यूज, मतलब इनका कोई थेरेपेटिक यूज ही नहीं होता है। इट इज अ ड्रग रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अमंग द ऑर्फन ड्रग। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऑर्फन ड्रग नहीं है। पहला है सोडियम थायोसल्फेट, ये है भैया SRDDLJ का फैन है, याद रखिएगा, अभी हम आपको बता रहे हैं इसमें क्या क्या है, ठीक है। लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, ये है ऑर्फन ड्रग आपकी। फोमिपिजोल है ऑर्फन ड्रग। कीटोकैनाजोल नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कीटोकैनाजोल हो जाएगा, ये ऑर्फन ड्रग नहीं है। याद करिए, SRDDLJ का फैन में क्या है, एस फॉर क्या है, सुमाट्रिप्टेन, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम स्टिबोग्लूकोनेट, एंड आर फॉर रिफाब्यूटेन, रिफामिक्सिन, रिटुक्सिमैब, डीडी मतलब डिजिबिन, एलजे लायोथायरोनिन, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, एफ फॉर फोमेविजोल, ए फॉर एजासिटिडीन, एन फॉर नाइट्रेट्स, है ना। तो ये SRDDLJ का फैन है, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, ड्रग दैट आर ऑब्टेन्ड इफ प्रिस्क्राइब्ड आर नोन एज, मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन पर ही अगर आपको दवाई केवल मिल रही है तो उस ड्रग को हम क्या बोलेंगे, तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग बोलेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें। OTC ड्रग के लिए हमने क्या बता दिया आपको, ओवर द काउंटर ड्रग, मतलब कि विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन जिस दवा को आप प्राप्त कर सके उसे हम ओवर द काउंटर ड्रग बोलते हैं। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग शेड्यूल कौन सा याद रखेंगे, सुटिक्स वो सॉरी जूरिस्प्रूडेंस में शेड्यूल H बोलेंगे उसको, ठीक है। फिजिशियन सैंपल, तो आपको उसमें लिखा होता है क्या, एक वार्निंग लिखी होती है, दिस सैंपल बिलोंग्स टू द फिजिशियंस ओनली नॉट फॉर सेल, है ना। और प्लेसिबो क्या होता है, मतलब कि जिस दवा के अंदर कोई भी थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं होता है, एनी फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स होता है वो नहीं होता है ना, कोई भी फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं प्लेसिबो, ठीक है। कब यूज की जाती है, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालने के लिए ये ड्रग यूज की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, द हाइपोडर्मिक इंजेक्शन आर एडमिनिस्टर्ड इनटू, आपको बताना है कि जो हाइपोडर्मिक इंजेक्शंस होते हैं वो एडमिनिस्टर किए जाते हैं कहाँ। तो हमने आपको क्या बताया था, हाइपो मतलब क्या होता है, हाइपो मतलब होता है नीचे, ठीक है, हाइपो मतलब नीचे, और डर्मिक, डर्मिक मतलब डर्मिस के नीचे। तो डर्मिस के नीचे यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, द स्किन बिटवीन एपिडर्मल एंड डर्मल लेयर, मतलब डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच की बात नहीं भैया, हाइपोडर्मिस डर्मिस के नीचे की बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इनटू टिश्यू ऑफ रिलैक्स्ड मसल नहीं, इनटू लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव एंड एडिपोज टिश्यूज इमीडिएटली बीनीथ द, बीनीथ मतलब नीचे, डर्मल स्किन लेयर के नीचे, तो वही बात तो कह रहा है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, Which of the following is a disadvantage of the parental route? Parental route क्या होते हैं, पर धन इंटरल, है ना। क्या करेंगे इसको, पर मतलब बियॉन्ड, है ना, इंटरल मतलब इंटरल रूट को छोड़ के जिस रूट को हम जिस रूट से ड्रग को देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेंटल रूट बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी, IV, IM, SC, है ना, ये सारे ड्रग्स सारे रूट्स आते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है आपको बताना है, ठीक है। ये रैपिड एक्शन देता है, मतलब पैरेंटल रूट जो होता है रैपिड एक्शन देता है, तो इसका डिसएडवांटेज है या एडवांटेज है, तो ये भैया एडवांटेज है। इनकन्वीनियंट एंड पेनफुल, ये डिसएडवांटेज है कि क्या है भाई, ओरल ड्रग अगर आप लेते हैं तो आपको किसी भी पेन का
सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर आप सुई इंजेक्शन के द्वारा ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो भैया पेन तो बहुत होती है ना। बचपन वाली तो बातें याद ही होंगी आपको। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला भी देख लेते हैं, कैन बी गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट। तो भैया ये एडवांटेज है, मतलब लाभ है ये तो पैरेंटल रूट का, कि किसी भी बेहोश पेशेंट को भी हम दवाई एडमिनिस्टर करवा सकते हैं। भाई ओरल वाला रूट तो जब इंसान जो होगा चेतना में होगा, है ना, अगर जग रहा है तभी खा पाएगा। और यहाँ पर अगर बेहोशी हालत में पेशेंट पड़ा है तो हम पैरेंटल रूट से ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ड्रग एब्जॉर्प्शन इन गट इज बाईपास्ड, मतलब कि अगर पैरेंटल रूट से हम ड्रग देते हैं तो वो गट में नहीं आती है, जिससे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वगैरह नहीं होती। तो भैया ये एडवांटेज है ना। तो ये भी एडवांटेज, ये भी एडवांटेज, ये भी एडवांटेज, केवल ये डिसएडवांटेज है आपका। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द हिपैरिन एंड वारफेरिन, तो हिपैरिन आपको हमने बताया था कि ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। क्या है ये? नेचुरल एंटीकोगुलेंट, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर ये जो नसें हैं भैया, यहाँ पर ब्लड फ्लो कर रहा है और ये ब्लड जो है क्लॉट नहीं करता है। तो ये किसकी वजह से नहीं क्लॉट करता है? तो ये हिपैरिन की वजह से क्लॉट नहीं करता है ना। तो नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से हमारी बॉडी के अंदर एंटीकोगुलेंट पाया जाता है वो हिपैरिन होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। वारफेरिन जो होता है भैया ये ओरल एंटीकोगुलेंट, मतलब कि हिपैरिन की ही तर्ज पे बनाया गया है इसको, लेकिन इसको हम ओरली लेते हैं, ठीक है। और हिपैरिन जो होता है ये किस रूट से लिया जाता है? पैरेंटली इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। तो देख लेते हैं भैया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आईवी रूट से हिपैरिन ले लेंगे, ओरल रूट से वारफेरिन ले लेंगे, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, हमने यहाँ पर क्या बताया था आपको कि भैया आपको एंगल याद रखना है ना। एंगल के लिए हमने ट्रिक क्या बताई थी? IMSC, मैं SC हूं लेकिन मैं इंडियन हूं, है ना। तो IN ID याद करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर IN की जगह पर आपको क्या बताया था मैंने याद करने के लिए? IV, है ना। V में एक डंडा लगाना है तो N बन जाएगा। तो ये IMSC IV ID याद करना है। इंट्रामस्कुलर का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। सबक्यूटेनियस क्या? 45। घटाते नीचे की ओर आएंगे तो आपको घटा देना है इसको। IM का कितना होता है? 25 होता है, सॉरी IV का कितना होता है? 25 डिग्री होता है। और इंट्राडर्मल का 10 से 15 डिग्री। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। इंट्रामस्कुलर का 90 डिग्री होता है, सबक्यूटेनियस का 45, इंट्रावेनस का 25 डिग्री और इंट्राडर्मल का जो होता है वो 10 से 15 डिग्री होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्चर इसका। हाइपर पायरेक्सिया इज अ स्टेट ऑफ, 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि हाइपर पायरेक्सिया क्या है? पायरेक्सिया मतलब क्या? जैसे आपने दवाई का नाम सुना होगा एंटीपायरेटिक, मतलब ऐसी दवाएं जो बुखार को कम करती हैं उनको एंटीपायरेटिक बोलते हैं। तो पायरेक्सिया मतलब फीवर, है ना। हाइपर पायरेक्सिया मतलब कि आपके बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, ठीक है, उस स्टेट को हम बोलते हैं हाइपर पायरेक्सिया। जैसे बोलते हैं 101 डिग्री बुखार है, 101 फारेनहाइट, है ना। तो आपके बॉडी का टेम्परेचर 98.5 प्लस माइनस 0.5 ये वेरी करता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है। अगर इससे फीवर आपकी बॉडी का बढ़ जाता है तो हम कहते हैं कि हाइपर पायरेक्सिया। अगर 98.5 से कम हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं? हाइपोपायरेक्सिया। फीवर दोनों कंडीशन को बोलेंगे हम, है ना। तो यहाँ पर हाइपर पायरेक्सिया से पूछा गया है। तो हाइपर पायरेक्सिया में क्या होता है? आपका हाई ब्लड प्रेशर? नहीं, ये तो हाइपरटेंशन होता है। लो बॉडी टेम्परेचर होता है? नहीं भैया, ये हाइपोपायरेक्सिया होता है। हाई बॉडी टेम्परेचर होता है? यस, ये करेक्ट ऑप्शन है। लो ब्लड प्रेशर, ये हाइपोटेंशन होता है। क्या होता है? हाइपोटेंशन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाई बॉडी टेम्परेचर, है ना। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आपका है, Which route of drug administration is most likely to undergo first pass effect? आपको बताना है कि कौन से रूट से अगर हम ड्रग को ले रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो वो मोस्ट लाइकली, है ना, सबसे ज्यादा फर्स्ट पास इफेक्ट देखने को मिलेगा। इंट्रामस्कुलर में होगा? नहीं होगा भैया। इंट्रावेनस में? नहीं होगा। सबलिंगुअल में? नहीं होगा। ओरल रूट में आपको फर्स्ट पास इफेक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। सबलिंगुअल रूट के लिए हमने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि भैया ये जो रूट है ये पेरेंटल रूट नहीं है, पेरेंटल रूट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर फर्स्ट पास इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है हमको, ठीक है। फर्स्ट पास इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। सबलिंगुअल रूट कौन सा है? जीभ के नीचे जो वैस्कुलर पार्ट है वहां पर हम ड्रग को रख लेते हैं और चूसते रहते हैं एकदम कैंडी की तरह, है ना। तो उसी को हम सबलिंगुअल रूट बोलते हैं। जैसे यहाँ से हम कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं? जैसे नाइट्रोग्लिसरीन है, निफेडिपिन है, ये सारी ड्रग्स हम सबलिंगुअल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन इज। आप लोगों ने देखा होगा फैमिली में आजकल कोई ना कोई डायबिटिक तो निकल ही आता है ना। तो जिसको इंसुलिन लगती है वो, मतलब इंसुलिन जो इंजेक्शन है ये आपका एक हार्मोन्स होता है एक्चुअली, है ना, जिसको हम एक्सटर्नली लेते हैं। तो इसको किस रूट से लेते हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला है सबक्यूटेनियस, दूसरा है इंट्रामस्कुलर, तीसरा इंट्रावेनस, या चौथा ऑल ऑफ दिस। तो भैया इसका करेक्ट ऑप्शन है सबक्यूटेनियस, है ना। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन हम लेते हैं इंसुलिन को एडमिनिस्टर करने के लिए, ठीक है। इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, आप डिटेल वाली वीडियो में जा सकते हैं, है ना।
इनर्ट सब्सटेंस गिवन इन द ग्रैब ऑफ मेडिसिन इज कॉल्ड। आपको बताना है कि मेडिसिन के चक्कर में ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि इनर्ट होता है लेकिन हम उसको एज ए मेडिसिन यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका प्लेसिबो, दूसरा ऑप्शन है वैक्सीन, तीसरा ऑप्शन है टॉक्सॉइड और चौथा ऑप्शन है मल्टीविटामिन। तो भैया प्लेसिबो का कॉन्सेप्ट बहुत डीपली डिस्कस किया था कि प्लेसिबो क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, प्लेसिबो हो जाएगा। विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइकली टू लीड टू द फर्स्ट पास इफेक्ट। आपको बताना यार, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, तो ये ओरल हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका, द इंजेक्शन इंसर्टेड इन द मिडिल बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री। ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये सर्वाइकल वर्टिब्रीज हैं, है ना, जो कि ड्यूरामेटर और पायामेटर, ये यहाँ पर स्पेस होता है, कौन सा, इपीड्यूरल स्पेस, है ना, तो यहीं पर हम इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इपीड्यूरल। ठीक है, ड्यूरामेटर में हम लगाते हैं। इंट्रासिस्टर्नल क्या होता है, सिस्टर्ना मैग्मा, है ना, सिस्टर्ना मैग्मा जो हमारे ब्रेन क्रेनियल कैविटीज के अंदर होती है, उसके अंदर जब हम इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड वगैरह जब निकालना होता है या इंजेक्ट करना होता है, तो इंट्रासिस्टर्नल इंजेक्शन लाया जाता है वो, है ना। हाइपोडर्मिक अभी डिस्कस कर चुके हैं। इंट्रावर्सल बर्साइटिस इन्फेक्शन वगैरह अगर हो जाता है तो हम इंट्रावर्सल इंजेक्शन का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेफ्ट्रिएक्सोन इज। सेफ्ट्रिएक्सोन भैया जिसको टाइफाइड हुआ होगा लगवाया जरूर होगा, है ना, तो पैरेंटल रूट इसका होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एनेमा इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू। आपको बताना है कि जो इनेमा, इनेमा किसको बोलते हैं, मतलब ये सपोसिटरीज आपने पढ़ा होगा, सपोसिटरीज जो होती हैं, है ना, इसको भी मैंने बहुत डीपली डिस्कस किया था भैया। सपोसिटरीज बहुत इंपॉर्टेंट, इससे एक क्वेश्चन जरूर डेफिनेटली पूछा ही जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनेमा को एडमिनिस्टर किस रूट से किया जाता है, पहला बॉडी सर्फेस से, नहीं रेक्टम से, हाँ ये करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, इनेमा मतलब कि स्पेशली ये बनाई जाती हैं आपकी ऐसे। ठीक है, तो मतलब कि जैसे हम मुंह से कोई दवा ले रहे हैं तो ओरली उसको बोला जाता है, अगर हम नीचे से, है ना, मतलब रेक्टम से, एनस से अगर कोई दवा ले रहे हैं तो उसको इनेमा बोलते हैं हम। ठीक है, ये सपोसिटरीज जो होती हैं बहुत तरह की होती है। वेजाइनल सपोसिटरीज भी होती है जिसको हम पेसरीज बोलते हैं, है ना, हम कान के द्वारा भी लेते हैं उसको, हम नाक के द्वारा भी नेजल सपोसिटरीज यूज करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट तरह की आपके सपोसिटरीज का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन नॉट बी गिवन एज एन इंट्रावेनस बोलस शॉट। आपको बताना है कि कौन से ड्रग को हम इंट्रावेनस बोलस शॉट की तरह नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोराइड ले सकते हैं, इंसुलिन ले सकते हैं, एडिनोसिन ले सकते हैं, डेक्सट्रोज यहाँ पर नहीं लिया जा सकता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेक्सट्रोज आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड सबलिंगुअली, है ना, आपको बताना कि कौन सी ड्रग को हम यहाँ पर सबलिंगुअल रूट से नहीं ले सकते। सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे रख के हम चूसते हैं जो कैंडी की तरह, उसी ड्रग को हम कौन सी ड्रग ऐसी है जिसको नहीं ले सकते। तो पहला ऑप्शन है आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट। तो भैया आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसार्बाइड मोनोनाइट्रेट, इन सभी ड्रग्स को हम सबलिंगुअली लेते हैं, है ना। नेफिडेपिन, अभी हमने एग्जांपल दिया था, नेफिडेपिन लेते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन, एंजाइना पेक्टोरिस वगैरह के केस में देखो नाइट्रोग्लिसरीन सबसे फ्रिक्वेंटली यूज की जाती है ना, इमरजेंसी मेडिसिन की कैटेगरी में ये डिस्कस की जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन हो जाएगा, है ना। नाइट्रोफ्यूरेंटाइन को हम सबलिंगुअली नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम। आपको बताना है कि कौन सी इसमें से ड्रग है जिसको हम जेनरिक नेम से बेचते हैं, अंदर मार्केटेड करते हैं। तो पहला ऑप्शन है एनाल्जिन, दूसरा मेप्रोबामेट, तीसरा ग्लूटाथामाइड और बारबिटल। तो भैया इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एनाल्जिन। एनासिड्स क्लास की ड्रग है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी क्लास की ड्रग है। एनाल्जिन को हम जेनरिक नेम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, थ्रू विच रूट इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एडमिनिस्टर्ड। आपको बताना है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो होता है इसको हम किस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। पहले बता दूं कि इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड है, ये सारी जो ब्रोमाइड वाली इप्राट्रोपियम एट्रोपिन से डेरिवेटिव वाली क्लास की ड्रग हैं, ये सब ब्रोंको डायलेशन वाली क्लास में आती हैं, है ना। ब्रोंकाई का डायलेशन करती है, मतलब कि एंटी अस्थमेटिक मेडिसिन में आती हैं, जिसको अस्थमा हो जाता है ना, उस केस में हम इन ड्रग का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड कैसे यूज की जाती है। तो भैया पहला सबक्यूटेनियसली, ओरल, टॉपिकल एप्लीकेशन या इनहेलेशन। तो भैया इनहेलेशन, आपने देखा होगा इनहेलेशन, इनहेलेटर पंप वगैरह होते हैं ना, सल्मेट्रॉल टाइप के, और ब्यूडेसिनाइड आपने पढ़ा होगा, है ना, ब्यूडिकॉर्ड इनहेलर होता है। तो ये सब इनहेलेशन रूट से दिए जाते हैं, है ना, एंटी एस्थमेटिक मेडिसिन होती हैं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ इर्रेशनल ड्रग यूज एक्सेप्ट। आपको बताना है कि यहाँ पर सारे के सारे इरेशनल मतलब बेकार बकवास जो ड्रग के यूज बताए गए हैं वो हैं, लेकिन केवल एक यूज वाला है, मतलब एक थोड़ा सा ईमानदार है, बाकी तीन जो है वो गंवार है। तो पहला ऑप्शन आपका यूजिंग ड्रग इन अ कॉस्ट इफेक्टिव वे, दूसरा है अननेसेसरी प्रिस्क्राइबिंग फॉर सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन, मतलब कि ड्रग को हम इसलिए यूज करते हैं, अरे नहीं
ठीक है। ओवर डोजिंग एंड अंडर डोजिंग मतलब कि हम ड्रग की ओवर डोजिंग करेंगे, अंडर डोजिंग करेंगे। अरे भैया एक चीज हमने आपको बताया था कि एक होती है हमारी आपकी क्या, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, ठीक है। मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन तक अगर ड्रग नहीं पहुंचेगी कंसंट्रेशन, तो वो अंडर डोजिंग कहलाती है। और अंडर डोजिंग में हमें किसी भी तरह का फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। और एक होती है हमारी मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, है ना। अगर इससे ऊपर ड्रग की कंसंट्रेशन गई तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, पॉइजनस हो जाएगी, ओवर डोजिंग कहलाएगी, ठीक है। जो कि हमारे लिए फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं, हमारे लिए ये लीथल इफेक्ट प्रोड्यूस करने लगेगी, है ना। तो वहां पर डेथ वगैरह भी चांसेस होते हैं, तो भैया इसके लिए भी हम ड्रग यूज नहीं करते हैं, है ना। प्रिस्क्राइबिंग ड्रग ऑफ नो वैल्यू मतलब हमको कोई मतलब नहीं है ड्रग को प्रिस्क्राइब करने का, फिर भी हम किए जा रहे हैं, ये भी नहीं होता, है ना। तो हम बताए थे ना 3 गंवार हैं, तो ये 3 गंवार निकल गए। यूजिंग ड्रग इन अ कॉस्ट इफेक्टिव वे, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, टू मैक्सिमाइज द फर्स्ट पास इफेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूट शुड ड्रग टू बी गिवन। आपको बताना है कि फर्स्ट पास इफेक्ट को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो कौन से रूट को हम, यार ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देख लीजिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, है ना। ओरल रूट हो जाएगा, कई बार, कितनी बार आपसे पूछ गया, 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इरिटेंट ड्रग आर नॉट गिवन बाई। आपको बताना कि अगर कोई ड्रग मतलब इरिटेशन कॉज कर रही है तो उसको हम किस रूट से नहीं दे सकते, इंट्रामस्कुलरली, टॉपिकली, सबक्यूटेनियसली, इंट्रावेनसली। तो देखिए अगर भैया कोई ड्रग इरिटेशन कॉज करती है ना, तो उसको हम टॉपिकली नहीं यूज करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन आपका, ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट सोर्स। आपको बताना है कि कौन सी ड्रग को हम प्लांट सोर्स से ऑब्टेन करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका रेजर पिन, दूसरा ऑप्शन है पेनिसिलिन, तीसरा ऑप्शन एथेनॉल और चौथा ऑप्शन है सल्फामेथाक्साजोल। तो भैया ये रेजर पिन जो होता है ना, राल्फिया सर्पेंटाइना से प्राप्त किया जाता है। हमने आपको बताया था एंटी हाइपरटेंसिव क्लास की ड्रग होती है ये, फार्माकोग्नोसी में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ये भैया प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, राल्फिया सर्पेंटाइना, ठीक है। इसको हम सर्पगंधा के नाम से भी जानते हैं। ये एग्जाम्पल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर। पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त की जाती है, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त की जाती है ना, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। और ये है सब क्या, ये फंगस है, फंजाई है ना, कवक है ये, ठीक है। तो ये प्लांट नहीं है। अगला है आपका एथेनॉल। तो भैया इसकी हम सिंथेसिस करते हैं, है ना, गन्ने वगैरह से इसको बनाया जाता है। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है, ठीक है। ये सल्फामेथाक्साजोल, ये भी सिंथेसिस की जाती है, सिंथेसाइज की जाती है, लैब के अंदर बनाई जाती है। ये सल्फोनामाइड क्लास की ड्रग है। क्या है ये सल्फोनामाइड क्लास की ड्रग है ना। तो सल्फामेथाक्साजोल, सल्फासोन, डेप्सोन, ये सारी सब सल्फोनामाइड क्लास की ड्रग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग एंड अलाउड टू डिजॉल्व। अभी बताया था कैंडी की तरह जुबान के नीचे जो ड्रग को रख के हम चूसा करते हैं, उस ड्रग को हम क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल ड्रग बोलते हैं, मतलब सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें समझाने की जरूरत है कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं, विच टाइप ऑफ फोर्स एक्ट इन ड्रग रिसेप्टर इंटरएक्शन। आपको बताना है कि ड्रग जो हमारी बॉडी के अंदर जब जाती है, ठीक है, तो उसके साथ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन होता है, ठीक है। सपोज हमने ए ड्रग यहाँ पर लिया, ए ड्रग हमारी बॉडी के साइट ऑफ एक्शन पर जाकर अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है, तो यहाँ पर ये पहले आएगी बॉडी के अंदर, तो सीधे साइट ऑफ एक्शन पे नहीं पहुंच जाएगी। ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मैकेनिज्म काम करती है ना, जैसे बताया एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये सारी प्रोसेस होती हैं। इसके बाद में डायनेमिक अपना मतलब पावर इफेक्ट प्रोड्यूस करती है ड्रग जो होती है साइट ऑफ एक्शन पे। तो भैया यहाँ पर हमारे ड्रग का हमारी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर है उनके साथ इंटरेक्शन होता है। तो कह रहा है कि भैया जो ए ड्रग है और ये हमारी बॉडी के साथ रिसेप्टर के साथ जो बाइंड करती है, तो ये जो चीज है ना, बीच वाली, ये कौन सी चीज है, किस तरह की इंटरेक्शन होता है, मतलब कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो कोवैलेंट होता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, या हाइड्रोफोबिक होता है, या तीनों होते हैं। तो भैया ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये तीनों तरह के ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन से ही ड्रग जो हमारी होती है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इनटू द टिश्यू इज डिटरमाइंड चीफली बाय। आपको बताना है कि जो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग होता है, मतलब कि ड्रग को हमने इंगल्फ किया, एडमिनिस्टर किया, ठीक है, तो वो ड्रग इनटू द टिश्यू इज डिटरमाइंड बाय, मतलब कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद का स्टेप जो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक जो होती है ड्रग, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे ज्यादा कौन इफेक्ट करेगी, मुख्यतः कौन डिटरमाइन करेगा। तो देख लीजिए, रेट ऑफ ब्लड फ्लोज टू द टिश्यू, दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ द ड्रग, तीसरा एफिनिटी फॉर द टिश्यू, चौथा स्टमक इम्पटेइंग टाइम। तो भैया यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ द ड्रग। बहुत डिटेल में, कम से कम 5 मिनट अकेला इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था। क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए अगर एक्सप्लेन की जरूरत है तो आप देख लीजिए जाकर, है ना, ये पार्ट 3 में आपको मिल जाएगा।
वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन अल्काइलेटिंग एजेंट आइडेंटिफाई। आपको बताना है कि चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से अल्काइलेटिंग एजेंट कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है आपका साइक्लोफास्फामाइड, यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। साइक्लोफास्फामाइड जो है ये आपका अल्काइलेटिंग एजेंट है। मेथोट्रेक्सेट जो भैया है ये आपका क्या है, ये मेटाबोलाइट है, एंटी मेटाबोलाइट है ना। एंटी मेटाबोलाइट में भी किस क्लास की ड्रग है, ये आपका फोलेट एंटागोनिस्ट है। क्या है, ये फोलेट एंटागोनिस्ट है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। एलोपेरोनाल क्या है भैया, ये आपने पढ़ा होगा एंटी गाउट में, है ना, ये एंटी गाउट की ड्रग है। और ये जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है उस एंजाइम को इनहिबिट करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है, ठीक है, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिफाम्पिसिन। तो ये ऑप्शन जो है हमारा रिफाम्पिसिन, ये एंटीबायोटिक क्लास है हमारी, है ना। यहाँ पर अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स जो होती हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग्स कहलाती हैं। यहाँ पर एल्काइलेटिंग एजेंट्स कैसे बताया था, नैना तेरे याद रखना है, क्या याद रखना है, NENA फिर TRI, है ना, ट्रायाजिन। ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन मस्टर्ड, ये हो जाएगा एथाइलिनामिन, और ये हो जाएगा आपका नाइट्रोसोयूरिएज, और A फॉर हो जाएगा एल्काइल सल्फोनेट, और ट्रायाजिन, ये ट्रायाजिन क्लास की हो जाएगी। तो ये सारी आपकी एल्काइलेटिंग एजेंट जो है इनको याद कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे एंटी मेटाबोलाइट से जरूर पूछा जाता है, फोलेट एंटागोनिस्ट जो होते हैं, प्यूरिन एंटागोनिस्ट और पिरिमिडिन एंटागोनिस्ट, इनकी ड्रग को रट लीजिएगा। 6 मर्केप्टोप्यूरिन, 6 थायोगोनिन, ये प्यूरिन एंटागोनिस्ट है। पिरिमिडिन में 5 फ्लोरोयूरेसिल, कैपिसिटाबिन और साइटेराबिन ये आती हैं, ठीक है। फोलेट एंटागोनिस्ट में ट्रेक्जेट वाली ड्रग्स आ जाती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, एग्जाम्पल इनसे क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका प्लाज्मोडियल रेजिस्टेंस ऑफ क्लोरोक्वीन इज ड्यू टू। आपको बताना है कि जो प्लाज्मोडियल रेजिस्टेंट होता है क्लोरोक्वीन के अंदर, सॉरी, प्लाज्मोडियल रेजिस्टेंस ऑफ क्लोरोक्वीन इज ड्यू टू, मतलब क्लोरोक्वीन जो ड्रग है हमारी वो प्लाज्मोडियम के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती, क्यों हो जाता है भैया ऐसा, है ना। प्लाज्मोडियम पैथोजन जो होता है आपका प्रोटोजोआ, वो क्यों आखिर क्लोरोक्वीन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, कैसे कर लेता है। तो हमने रेजिस्टेंस की स्टोरी तो आपको बताया था कि मच्छर जो थे पहले धुएं से भाग जाते थे, है ना, धुआं वगैरह भगाने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन आज तो वो मोर्टीन से भी नहीं भाग रहे, तो उनके अंदर धुएं के अगेंस्ट में क्या हो गया, रेजिस्टेंस आ गया है। उसी तरह भैया क्लोरोक्वीन कह दी, सॉरी, ये प्लाज्मोडियम कह दिया कि क्लोरोक्वीन अब हमारा तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकती, मतलब रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है, ठीक है। तो वही वाली बात पर पूछ रहा है, तो क्यों हो जाता है, तो इंडक्शन ऑफ इनएक्टिवेटिंग एंजाइम। दूसरा, चेंज इन एक्सेप्टर स्ट्रक्चर, इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, डिक्रीज्ड कैरियर मीडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट। तो भैया जो PFCRT आपका जीन होता है उसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है ना। तो ड्रग, ये डिक्रीज्ड कैरियर मीडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट, यही हमारा धोखा दे देता है, तभी ये क्लोरोक्वीन के अगेंस्ट में प्लाज्मोडियम जो होता है रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। हमने बताया था कि मलेरिया जो होती है 3-4 स्पीसीज से कॉज होती है, कौन कौन से होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है एक, है ना, एक वाइवेक्स होता है, एक फाल्सीपेरम होता है, एक ओवेल होता है ना, प्लाज्मोडियम सबके आगे लगेगा, और एक होता है हमारा क्या, प्लाज्मोडियम मलेरी ही होता है, ठीक है। तो ये भैया 4 स्पीसीज होती हैं जो कि प्रोटोजोअल डिजीज है आपकी, याद रखिएगा इसको। एंटी मलेरियल क्लासिफिकेशन में हमने सिर्फ 2 चीजें बताई थी कि याद कर लीजिएगा, 4 पैक बना के 8 PM दारू पीना है हमको, है ना। तो 4 पैक में 4 अमीनो क्यूनोलिन्स याद करना है, पैक में पाइपेरा क्वीन, एमोडिया क्वीन, क्लोरोक्वीन, ठीक है। और 8 PM में क्या याद करना है, 8 PM नहीं 8 PMT याद कर लीजिए इसको, है ना। तो पी फॉर प्राइमाक्विन और टेफिनाक्विन 8, है ना, 8 अमीनो क्विनोलिन। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये दे देंगे 3 ऑप्शन, ये दे देंगे, एक इसमें का दे देंगे, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि भैया इसमें से बताओ 8 अमीनो क्विनोलिन्स कौन सी है, या कहेंगे कि 3 एक कैटेगरी की हैं, चौथी कौन सी इसमें एक्सेप्शन है। तो ये याद कर लीजिएगा, है ना। और एक चीज और, बाइगवानाइड आपको बताया था कि याद कर लीजिएगा, प्रोगवानिल, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रीशन ऑफ मिल्क इन अ मदर। आपको बताना है कि जो कौन सा हार्मोन है जो कि मदर के अंदर मिल्क सेक्रीशन मतलब प्रोडक्शन का काम करता है, ठीक है। तो हमने क्या बताया था आपको कि भैया प्रो फॉर प्रोडक्शन और प्रो फॉर प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो याद कर लीजिए इसको, करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्रोलैक्टिन। देखिए अगर इजेक्शन की बात आएगी तो कौन सा हार्मोन आ जाएगा, ऑक्सीटोसिन आ जाएगा, है ना। और अगर प्रोडक्शन की बात होगी, सेक्रीशन की बात होगी, तो कौन आ जाएगा, प्रोलैक्टिन आ जाएगा, ठीक है। भूलना मत, याद रखना, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक एग्जर्ट देयर एक्शन, मतलब कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक कौन सी एंटीबायोटिक्स है भैया, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, इरेथ्रोमाइसिन, ये सारी जो माइसिन वाली हैं ना आपकी, ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स होती हैं। आपको बताना है कि अपना जो एक्शन है एंटीबायोटिक वाला, ये कैसे प्रोड्यूस करती हैं, इनहिबिटिंग ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करती हैं, अल्टरिंग द जेनेटिक कोड, इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस,
पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो भैया करेक्ट ऑप्शन क्या है? इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म क्या है? हमने बताया था, बहुत अच्छे से बताया था आपको, है ना। इज अ कॉमन न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर। ठीक है भैया, मान लिया। अब यहाँ कह रहा है कि बोथ लियोडोपा एंड कार्बिडोपा आर यूज्ड। कह रहा है कि जो लियोडोपा है और कार्बिडोपा है ये कॉम्बिनेशन में यूज की जाती हैं। तो वहां पर कार्बिडोपा किस लिए यूज किया जाता है? लियोडोपा को तो हम अकेले भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्किंसन में क्या होता है? पार्किंसन में भैया आपके बॉडी के अंदर डोपामीन की कमी हो जाती है, सॉरी ब्रेन के अंदर, है ना, डोपामीन की कमी हो जाती है। तो हमको डोपामीन प्रिकर्सर देना चाहिए केवल। तो हम डोपामीन के ये लियोडोपा के साथ में कार्बिडोपा क्यों देते हैं, है ना। कार्बिडोपा या देते हैं, एक और ड्रग है आपकी, कौन सी? बेंसिराजाइड। ठीक है, तो बेंसिराजाइड या कार्बी जो डोपा के साथ हम लियोडोपा को क्यों यूज करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इट क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर। कार्बिडोपा जो होता है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है? अरे नहीं कर पाता यार, है ना, केवल लियोडोपा क्रॉस करता है। ठीक है, इट इनहिबिट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। इट इनहिबिटेड माओ ए, इट इनहिबिटेड माओ बी। भैया माओ ए का तो पार्किंसन से कोई लेने देना नहीं है ना, माओ बी का तो है। लेकिन चलिए यहाँ पर ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? इट इनहिबिट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम क्या काम करता है भैया? ये डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है, अगर हम कार्बिडोपा ना ले ड्रग साथ में, है ना, तो जो हमारा लिवोडोपा है, लिवोडोपा आगे ब्रेन के अंदर जब जाता है, मतलब ट्रिपल बी है ये, ट्रिपल बी को क्रॉस करके लिवोडोपा जब जाता है ब्रेन के अंदर, तो यहाँ डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है और अपना एंटी पार्किंसन वाला इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर हम लिवोडोपा को अकेले केवल लेते हैं तो यहाँ पर पेरीफेरली जो होता है ब्रेन के बाहर, ये ब्रेन के अंदर की बात है और ये ब्रेन की बाहर की बात है, तो ब्रेन के बाहर मतलब पेरीफेरी पर डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है। तो लिवोडोपा जो है वो ब्रेन के अंदर जाकर नहीं, पहले ही यहाँ पर डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है। और डोपामीन जो भैया है, इतना बेवकूफ इंसान की ये ट्रिपल बी को पूरा पास ही नहीं कर पाता है, तो अपना एंटी पार्किंसन इफेक्ट ही नहीं दे पाता है। या अगर यहाँ अगर हम लिवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ लेते हैं तो यहाँ 99% इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो ये केवल 1% दे पाता है ना। तो भैया हम डोपामीन बाहर हमें नहीं बनाना है, हमें बनाना है ब्रेन के अंदर। और ब्रेन के अंदर बनाने के लिए हमको ये जो डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है इसको इनहिबिट करना होगा, जो पेरीफेरली प्रेजेंट है। तो इसके लिए हम किसको यूज कर लेते हैं? कार्बिडोपा या बेंसेराजाइड को। ठीक है, जिससे जो डोपामीन है वो हमारा पेरीफेरली कन्वर्ट नहीं होता डोपामीन में। ठीक है, लिवोडोपा जो है हमारा, और ये ट्रिपल बी को क्रॉस करता है, ब्रेन के अंदर जाता है, डोपामीन में कन्वर्ट होता है, पार्किंसन को ट्रीट करता है। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका नेम द मेटाबोलाइट। आपको बताना है कि कौन सी मेटाबोलाइट यहाँ पर है, मतलब कि हमने पहला क्वेश्चन जो डिस्कस किया था वही चीज पूछ रहा है। तो थायोग्वानिल मेटाबोलाइट है किसी चीज का? नहीं। डायग्वानिल है, साइक्लोग्वानिल है, या पैराक्लोरोफेनाइल डाइग्वानाइड है? तो भैया यहाँ पर साइक्लोग्वानिल, आपने अभी बताया था ना बाइग्वानाइड, बाइग्वानाइड आपको बताया था किसमें? एंटी मलेरियल क्लास में बताया था। कौन सी? प्रोग्वानिल बोला था। क्या बोला था? प्रोग्वानिल जो ड्रग आपकी है भैया उसी का, एंड ये मेटाबोलाइट होता है क्या? साइक्लोग्वानिल। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोग्वानिल बहुत इंपॉर्टेंट, छोटी सी ड्रग है लेकिन नाक में दम करके रखी है। अगला क्वेश्चन है आपका द थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट यूज्ड एज। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ड्रग है थ्रोम्बोलाइटिक, है ना। थ्रोम्बोलाइटिक क्या होता है? मतलब कि ये आपका ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड है, और ये ब्लड जब ब्लड हमारी बॉडी के अंदर, है ना, क्लॉट बन जाता है। ठीक है, अभी तक ये फ्लो हो रहा था हमारी नसों में, लेकिन इसी का पता नहीं कुछ कमी हो जाती है भैया, जिससे ब्लड क्लॉट बन जाता है, ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? थ्रॉम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रॉम्ब बोलते हैं। अब आपको बताना है कि ऐसी कौन सी ड्रग है जो इस थ्रॉम्ब को, मतलब कि ब्लड क्लॉट को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ देगी, है ना, नामो निशान मिटा देगी, और हमारी ये जो ब्लड क्लॉट वाला हुआ है ना कंडीशन, इसको ट्रीट करेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं भैया, याद किया होगा यार, ब्रेन हैमरेज वगैरह हो जाती है ना, या कार्डियक सर्जरी करनी पड़ती है अगर छोटा सा भी क्लॉट आ जाता है, बाईपास सर्जरी का नाम सुना होगा आपने, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं ब्लड क्लॉट से, थोड़ा सा होता है लेकिन ये खराब कर देता है जिंदगी। तो इसमें आपको बताना है कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है। हिपैरिन, क्या बताया था? ये नेचुरल एंटी कोगुलेंट है ना, नेचुरल एंटी कोगुलेंट है, ब्लड को जमने नहीं देता है, ठीक है, बॉडी के अंदर। दूसरा वारफेरिन, ये ओरल एंटी कोगुलेंट है। विटामिन के, ये ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
ठीक है, ये ब्लड क्लॉट करवाता है, ना कि ब्लड के क्लॉट को डिजनरेट करवाएगा। तो यहाँ पर एंटी स्टेपलेज, यूरोकाइनेज, ये सारी ड्रग्स हमारी आ जाती हैं किसमें, एंटी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, है ना, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट सॉरी, ठीक है, जो थ्रोम्ब को लिसिस करती हैं, तोड़ती हैं, ब्रेक डाउन करती हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एचआईवी इन्फेक्शन कैन बी क्लिनिकली कंट्रोल्ड विद, आपको बताना है किस ड्रग की यूज से हम एचआईवी इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एड्स जिससे होता है हमारा, है ना। तो भैया देख लीजिए, हमारा एड्स नहीं है, है ना, ये डिजीज है, एक सिम्टम्स होता है ठीक है, तो ये देख लीजिए, साइटेराबिन, एसाइक्लोविर, जीडोविडिन, एमांटाडिन। भैया देख लीजिए, ये जीडोविडिन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जीडोविडिन जो होता है क्या है, एनआरटीआई है, क्या है, आपने पढ़ा होगा यार, एनआरटीआई, एनआरटीआई, ठीक है, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, एनआरटीआई। तो आपका ये क्या है, जिडोविडिन, ये एनआरटीआई है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर होता है। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एचआईवी इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। एमांटाडिन जो है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया ये एंटी वायरल क्लास की ड्रग है, नंबर एक चीज तो, ठीक है, एंटी वायरल क्लास की ड्रग है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया ऐसी कौन सी ड्रग है, ठीक है, जो एंटी वायरल क्लास से बिलोंग करती है लेकिन पार्किंसन में यूज की जाती है ना। देखो क्वेश्चन कहां से पूछा गया, तो ये भैया आपकी एमांटाडिन हो जाती है। ये डोपामीन फैसिलिटेटर है, क्या है ये, डोपामीन फैसिलिटेटर है। ठीक है, देखिए हमने कहा था कि हम एक्सप्लेन करेंगे नहीं, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो हो ही रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, एनआरटीआई, प्रोटीएज इनहिबिटर वगैरह, है ना। तो अगला क्वेश्चन है आपका, फिनाइल कीटोनुरिया इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, दिस रिफर्स टू, आपको बताने कि भैया जो फिनाइल कीटोनुरिया है, जो कि एक एरर है मेटाबॉलिज्म में, तो वो किसका एग्जाम्पल है ना। पहला ऑप्शन है आपका हार्मोनल ओवर प्रोडक्शन, मतलब कि हार्मोन्स का ओवर प्रोडक्शन होने लगता है तो हमें फिनाइल कीटोनुरिया हो जाती है। नॉन डिसजंक्शन, एट्रोफी ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड, इनहेरिटेड लैक ऑफ एन एंजाइम, तो बहुत डीपली डिस्कस किया था इसको मैंने, ये डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। क्या होता है यहाँ पर, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम आपका है ना, कौन सा, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज। तो ये फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है, ये हमारी बॉडी में नहीं होता है, जिससे क्या होता है, ये फिनाइल एलानिन जो है, ये टायरोसिन अमीनो एसिड में इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाती है, जिससे टायरोसिन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो फिनाइल एलानिन का क्या होगा भाई, ये यहाँ पे एंजाइम है नहीं, इसकी प्रेजेंस में ये होना था, अब ये है नहीं तो क्या, ये प्रोसेस नहीं होगी। अब टायरोसिन अमीनो एसिड बन नहीं रहा है और फिनाइल एलानिन बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है, बॉडी के अंदर जब बढ़ जाएगा तो कुछ ना कुछ होगा, तो क्या होगा, फिनाइल कीटोनुरिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, स्क्रैचिंग, मतलब खुजली वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, स्क्रैचिंग एज इज ईचिंग बिकॉज, आपको बताना है कि मतलब जब हम खुजली करते हैं, कहीं पर हमें ऐसे खुजली हो रही है और हम उसको खुजा देते हैं कस के, है ना, तो हमें मजा आता है। मजा क्या मतलब, आराम मिलता है। क्यों मिलता है, इट किल्स जर्म, मतलब खुजाने से जर्म जो होते हैं वो मर जाते हैं क्या। इट सप्रेसेस द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम विच कॉजेज ईचिंग, मतलब कि जो खुजली पैदा कर रहे थे वो खुजलाने से एंजाइम का प्रोडक्शन बंद हो गया, ऐसा होता है। इट रिमूव्स द आउटर डस्ट इन द स्किन, मतलब कि जो डस्ट की वजह से हमें एलर्जी हो रही थी वो हट जाती है, जिससे हमें आराम मिलता है। चौथा ऑप्शन, इट स्टिमुलेट सर्टेन नर्व्स which direct the brain to increase the production of antihistaminic chemical। तो भैया यही करेक्ट ऑप्शन है आपका। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि भैया हिस्टामिन का प्रोडक्शन कैसे होता है, खुजलाने से एंटी हिस्टामिन कैसे बन जाता है जिससे हमें खुजली में आराम मिलता है, कैसे ब्रेन को मैसेज जाता है कि एंटी हिस्टामिन बनाओ भैया, इम्यूनोग्लोबिन ई क्या होती है, बहुत डीपली डिस्कस किया था इसको, है ना। जाकर अगर लेक्चर देखना है तो ये पार्ट 5 का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पार्ट 5 का। ठीक है, एंटी हिस्टामिन में हमने बताया था 2 जनरेशन की, फर्स्ट जनरेशन में 3 क्लास है आपकी, हाईली सेडेटिव, मॉडरेटली सेडेटिव और माइल्डली सेडेटिव। सेकेंड जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या, फेक्सोफेनाडिन, लोराडिडिन, डेसलोराडिडिन, सिट्रेजिन, लियोसेट्रेजिन, एजोलास्टिन, मेजोलास्टिन, एबेस्टिन, ये सारी ड्रग आपको याद करना होगा। यहाँ पर इसको याद करने के लिए दीदी का पारा हाई बताया था, है ना, तो डाइफेनहाइड्रामिन, डाइमेनहाइड्रिनेट, प्रोमेथाजिन, हाइड्रोक्सीजिन, ये सारी चीजें आपको हमने बताई थी बहुत डिटेल में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम। अगला क्वेश्चन है आपका, द ग्लैंड विच इन रिलेशन टू साइज इज लार्जेस्ट एट बर्थ, मतलब कि जब पैदा होते हैं तो बहुत बड़ा होता है साइज, एंड देन ग्रेजुअली श्रिंकेज आफ्टर प्यूबर्टी, जब हम बड़े होते जाते हैं तो उसका साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है। पहला बर्थ जब होती है तो इतना बड़ा, हालांकि जो चीजें हमारी बॉडी में होता है वो उल्टा होता है, मतलब कि पहले छोटा होता है फिर सब बड़ा होता जाता है, लेकिन ये किस में केस में उल्टा है, पहले बड़ी थी ग्लैंड, इसके बाद में छोटी होती जा रही है ना। ये चीज आपको बताने कौन से ग्लैंड है, तो थायराइड ग्लैंड है,
पिट्यूटरी ग्लैंड है या थाइमस ग्लैंड है या एड्रिनल ग्लैंड है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? थाइमस ग्लैंड, जहां पर आपकी टी सेल्स का मैचुरेशन होता है ना, जो आपकी टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं उसी का मैचुरेशन कहाँ होता है? थाइमस के अंदर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये भैया थाइमस ग्लैंड होती है जो कि पीबर्टी पे आपकी श्रिंक होती चली जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर देख सकते हैं यार, अब इसको बताने की कोई आवश्यकता है नहीं, मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है ना, लेक्चर लंबा हो जाएगा फिर। तो ये एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रीशन ऑफ मिल्क इन मदर इज, यार इसको अभी डिस्कस किया था हमने कि सेक्रीशन की बात की जाएगी, प्रोडक्शन की बात की जाएगी, प्रोलैक्टिन आएगा, ठीक है। अगर इजेक्शन की बात की जाएगी कि मतलब मेमोरी ग्लैंड ये है, यहाँ पर हमारा क्या है, दूध जो है माता जी का वो स्टोर है, मतलब बनाया किसने? प्रोलैक्टिन ने, है ना। तो उसने बनाकर यहाँ मेमोरी ग्लैंड में इसको स्टोर कर दिया। अब स्टोर यहाँ पर इसको बाहर आना है, निपल्स के द्वारा दूध जो होता है वो बाहर आएगा। तो बेबी जैसे सक करता है, ऑक्सीटोसिन हमारा स्टिमुलेट होता है और इजेक्शन करवाने लगता है, मतलब दूध अंदर भरा हुआ है उसको बाहर निकालने लगता है, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कैंसर कीमोथेरेपी कैन बी क्यूरेटिव इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिस इमिनेटेड न्यूप्लाज्म एक्सेप्ट। आपको बताना है कि कैंसर कीमोथेरेपी जो है हर एक चीज में यूज होती है, लेकिन कोई एक एक्सेप्शन है जहां पर हम कैंसर कीमोथेरेपी नहीं यूज करते हैं। पहला ऑप्शन है हॉकिंसन डिजीज, दूसरा ऑप्शन है कोरियोकार्सिनोमा, तीसरा ऑप्शन है कोलोनिक कैंसर और टेस्टिकुलर कैंसर। तो भैया करेक्ट ऑप्शन कोलोनिक कैंसर, यहाँ पर सर्जरी परफॉर्म की जाती है, कैंसर कीमोथेरेपी का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट ट्रैंकुलाइजर ऑफ फिनोथियाजिन ग्रुप ऑफ कंपाउंड इज फिनोथियाजिन, याद कर लीजिए क्लोरब्रोमाजिन, ठीक है। ये करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन से कई रिलेटेड पॉइंट मैंने आपको बताए थे। ये अमीनो एसिड ड्राइव प्रोटीन वो हार्मोन होता है आपका। इंसुलिन जो होता है इसके अंदर 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, ये भी हमने आपसे डिस्कस किया था। यहाँ पर दो चेन होती है, एक ए चेन एक बी चेन। बी चेन में 30 अमीनो एसिड, ए चेन में 21 अमीनो एसिड। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और इंसुलिन जो होता है ये क्या होता है? हाइपोग्लाइसेमिक होता है, आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने में क्या करता है? ब्लड के शुगर लेवल को कम करता है, ठीक है। मतलब अगर इंसुलिन की कमी किसी के अंदर हो जाएगी तो उसके ब्लड शुगर में क्या होगा? शुगर का लेवल बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं। ये क्या करता है भैया ह्यूमन बॉडी के अंदर? मेंटेन ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है? नहीं करता है भैया। टू हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है? नहीं, है ना, फूड के डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है। कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन द बॉडी, हाँ, लेवल ऑफ द शुगर इन द बॉडी मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। एंड प्रोड्यूस हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट, ठीक है, मतलब कि हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट क्या बताया हमने, वही है ना। तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा देख लेते हैं, कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन द बॉडी एंड प्रोड्यूसेस हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट। देखो यहाँ तक तो सही था ये, लेकिन ये हाइपरग्लाइसेमिक लिख दिया गया है ना, तो ये गलत हो गया। हाइपरग्लाइसेमिक एक्शन कौन देता है? मतलब कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है जो, वो कौन सा होता है? तो वो होता है आपका ग्लूकागॉन, है ना, जो कि अल्फा सेल ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियास से सेक्रेट किया जाता है। और ये जो हमारा इंसुलिन होता है ये कहाँ से? ये बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस जो पैनक्रियास होता है वहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन टेकन बाय प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब किसी अगर गर्भ धारण स्त्री करने वाली के द्वारा अगर किसी ड्रग का यूज किया जाता है तो कौन सा डिफॉर्म चिल्ड्रन मतलब जन्म लेता है, ठीक है। एक्चुअली यार ये क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन किसी इनमें से कौन सी ड्रग यूज कर लेगी जिससे कि उसका बेबी जो होगा वो डिफॉर्म चिल्ड्रन, मतलब कि उसके अंदर कोई अपंगता होगी, ठीक है, अपंग पैदा होगा वो। तो पहला ऑप्शन है ग्लिसरॉल, दूसरा ऑप्शन है जैलिडीन, तीसरा ऑप्शन है थैलिडोमाइड और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? थैलिडोमाइड। क्या बताया था? ये टेरेटोजेनिक ड्रग्स होती हैं, मतलब ऐसी ड्रग जो मम्मी अगर खा ले और बच्चा गर्भ में है तो उनके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट डालता है ना, निगेटिव इफेक्ट डालता है, उसको हम बोलते हैं टेरेटोजेनिक ड्रग। और ये ऐसी ड्रग्स जो होती हैं टेरेटोजेनिक ड्रग कहलाती हैं। इसमें थैलिडोमाइड जो है ये भैया फोकोमेलिया कॉज करती है। क्या करती है? फोकोमेलिया। देख रहे होंगे ये बच्चे के, देखो छोटे छोटे हाथ है ना, तो फोर लिम्ब डिसफॉर्मेशन यहाँ पर होता है, बच्चे के हाथ वाथ जो होते हैं वो बन नहीं पाते सही से, इसको हम बोलते हैं फोकोमेलिया, ठीक है। बहुत बेकार ड्रग है थैलिडोमाइड, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका सेलाइन परगेटिव। आपको बताना कि सेलाइन परगेटिव कौन से होते हैं? तो भैया क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट होता है। फिनोफ्थिलीन और कैस्टर ऑयल ये क्या होते हैं? ये आपके स्टिमुलेंट परगेटिव होते हैं, है ना। और इसबगोल क्या होता है? ये ऑस्मोटिक परगेटिव होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन इज। आपको क्या बताया था? पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन जो है वो याद करने के लिए क्या पढ़ेंगे आप? कोड मैन, है ना, कोड MN,
कोड सी क्लोक्सासिलिन, नॉक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, मेथिसिलिन, नेफिसिलिन। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ सही? मेथिसिलिन है ना, ये पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन होती है आपकी। अगला क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है आज का भैया, ठीक है। बीसीजी वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द, आपको बताना है कि जो बीसीजी वैक्सीन होती हैं वो किससे प्रिपेयर की जाती हैं, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा, माइकोबैक्टीरियम बोविस, माइकोबैक्टीरियम माइक्रोसिया अफ्रीकैनम। तो भैया माइकोबैक्टीरियम बोइस के द्वारा जो बीसीजी वैक्सीन होती है उसकी प्रिपरेशन की जाती है। बीसीजी वैक्सीन के लिए मैंने आपको बताया था ये भैया लाइव वैक्सीन है, लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन होती है ना। मतलब कि एटीन्यूशन क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पैथोजन को इतना रगड़ा जाता है, मतलब इतना सप्रेस किया जाता है ना, इतना सप्रेस किया जाता है कि जिंदा तो रहता है लेकिन कर कुछ नहीं पाता है ना। वही वाली बात है, अब वो ट्रांसजेंडर वाली समझ लीजिए, ठीक है। जिंदा तो है ये पैथोजन लेकिन ये कर कुछ नहीं पाएगा, मतलब कि बीमारी जो है कॉज नहीं कर पाएगा। तो एटीन्यूशन ये या लाइव वैक्सीन जो होती है उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी पैथोजन है ना, उसकी हम जो डिजीज को कॉज करने की क्षमता है ना, मतलब कि उसका विरुलेंस जो है, विरुलेंट प्रॉपर्टीज जो है उसकी, उसको हम इतना सप्रेस करते हैं, इतना दबाते हैं, इतना दबाते हैं कि वो जिंदा तो है लेकिन उसका विरुलेंस नेचर जो है वो खत्म हो चुका है। तो हमारी बॉडी के अंदर बना रहता है और हमारी मेमोरी सेल्स वगैरह जो होती हैं उसकी तरफ से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर लेती हैं। और जब भी कभी माइकोबैक्टीरियम या किसी भी दूसरी वैक्सीन, अगर किसी पैथोजन हम ले रहे हैं है ना, कोई वैक्सीन ले रहे हैं या कोरोना वगैरह जैसे हो गया है ना, तो पहले से ही हमारी बॉडी पहचान रही है कि इस तरह का कोई भी आएगा तो हमको इस तरह की एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना है। तो जैसे माइकोबैक्टीरियम हमारी बॉडी के अंदर आया, इसने क्या किया, हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किया। पहले से ही पता है सब कुछ है ना, तुम्हारी हिस्ट्री अगर चोर की पहले से हमें पता है तो हम आसानी से उसको पकड़ सकते हैं है ना, आसानी से उसका तोड़ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भैया हमको पहले से पता था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का, ये जैसे आया वो तुरंत हमने झाड़ दिया इसको है ना। अब झाड़ दिया तो हमें ट्यूबरक्लोसिस कभी नहीं होगी। और जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे उनमें क्या होगा, ये भैया पहले आएगा है ना, अब इसको पहचानने में हमारी बॉडी अच्छा खासा टाइम ले लेगी। तो जब तक कि एंटीबॉडी बनाएगी नहीं तब तक कि माइकोबैक्टीरियम ग्रो कर जाएगा। अब जैसे ग्रो कर जाएगा तैसे भैया आपको टीबी हो जाएगी है ना। तो ये ऐसी होती है कॉन्सेप्ट। अब भैया हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहता है, फिलहाल तो कोशिश किया है कि कंफ्यूजन ना रहने पाए, लेकिन अगर कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स विद इन 2 आवर्स है ना। थैंक यू वेरी मच।